अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो नई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। सऊदी अरेबिया में बहुत तेज़ी के साथ बहुत सी चेंजिंग्स आ रही हैं और वो सब कुछ हो रहा है जो कि पहले नहीं हुआ करता था। सऊदी अरेबिया जो है अपने रस्म व रवाज, अपनी रवायात को चेंज करता हुआ, अपनी इकॉनमी को चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर अब जो है वो कसिनो खुल रहे हैं, सिनेमास खुल रहे हैं और भारतीय रक्स की, भारतीय कॉन्सर्ट्स की वहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया ने सरकारी सतह पर मजहबी जमातों पर पाबंदी आयद कर दी है और कहा गया है कि ये मजहबी जमातें जो हैं दहशतगर्दी फैलाने में इनका एक बड़ा हाथ होता है। ये किस हद तक इसमें सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब। सर, सऊदी अरेबिया जो है वो एक नई डायरेक्शन में जा रहा है। सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सी ऐसी चेंजिंग्स आ रही हैं जो इससे पहले नहीं हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर भारतीय अदाकार सलमान खान का एक कॉन्सर्ट हुआ है और रियाज में ये हुआ है। 80,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की है। अब सर और 3 कॉन्सर्ट मज़ीद जो हैं वो साइन कर लिए गए हैं। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सऊदी अरब बिल्कुल चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और सऊदी अरब पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे उनके लिए एक रोल मॉडल था। हम लोग सऊदी अरब को आइडलाइज करते थे क्योंकि वहाँ पे खाना काबा है, वहाँ पे मस्जिद नबवी है, वहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वक्त गुजारा। तो पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल था सऊदी अरब के। सऊदी अरब के मुताबिक और वहाँ का जो डिज़ाइन है, वहाँ का जो इस्लाम का एक स्ट्रक्चर है और वहाँ से एक मैसेज आता था, पूरी इस्लामी दुनिया उसको फॉलो करती थी और हमारे लिए एक रूहानियत का मरकज़ था। वहाँ से इंस्पायरेशन हमें मिलती थी। लेकिन ये जो नए साहब आए हैं MBS वहाँ पे, मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने वहाँ पे सऊदी अरब के कल्चर को, सऊदी अरब के मजहबी मामलात को, वहाँ की रसूमात को, वहाँ के कल्चर को, हर चीज़ को तब्दील करके रख दिया है। समझ से बाहर है। ये पढ़ के तो बाहर से आए हैं, एक्सपोर्ट से पढ़े हैं, अमेरिका में रहे हैं और मासूफ की तरबियत कहाँ हुई है, क्या एजेंडा लेकर आए हैं, सऊदी अरब को तब्दील क्यों करना चाहते हैं। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वहाँ पे कंसर्ट भी हो रहे हैं, वहाँ पे मुजरे भी हो रहे हैं, वहाँ पे डांस भी हो रहे हैं, वहाँ पे क्लब भी खुल गए हैं, वहाँ पे शराब भी आम हो गई है और वहाँ पे उस सरजमीन के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है जिसका आप और मैं तसव्वुर भी नहीं ज़िंदगी में करते थे। वहाँ पे तो हम लोग कदम रखते थे तो वहाँ पे सजदा करते थे और वो सरजमीन आज वहाँ पे मुजरे हो रहे हैं। वहाँ पे कलमा तैयबा वाला जो झंडा है वो उसको लहराया जा रहा है और उसके नीचे डांस हो रहा है। और तबलीगी जमात जो एक पुरअमन जमात है जो तबलीग करती है, उसको वहाँ पे एंट्री से रोक दिया गया है। उसके साथ कनेक्शन अगर किसी का होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यानी इस्लाम का दूसरी तरह से इस्लाम का नाम लेने वालों को वहाँ पे तंग किया जा रहा है और इस्लाम के हवाले से वहाँ पे एक पूरी दुनिया से जो लोग आते थे उम्रा करने, हज करने, तो इस्लामिक और एक मजहबी टूरिज़म और उसके नतीजे में बिलियंस डॉलर की एक आमदन थी सऊदी अरब की। उन्होंने वो बिलियन डॉलर छोड़ दिए, यानी मुसलमानों को की दिल आज़ारी भी की है, मुसलमानों को मायूस भी किया है। लेकिन जो शराब से, जो बाकी कसिनों से, जो मुजरों से पैसे आएंगे उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो समझ से बाहर है कि सऊदी अरब जा किस तरफ रहा है, यानी लिबरलिज्म की तरफ इतनी स्पीड के साथ जा रहा है कि इस कम्प्लेक्स की वजह से जा रहा है। ख़वातीन को अलाउ कर दिया गया है कि वो ड्राइविंग करें। चलो इस हद तक ठीक है, ख़वातीन को उनके राइट्स दें, जो वहाँ पे पुराने ज़माने में ख़वातीन को राइट्स नहीं दिए जाते थे वो राइट्स दें। लेकिन ये बहरहाल बात मुसलमानों को हज़म नहीं हो रही कि जो खाना काबा के अराउंड में, जो रियाज में, जो सऊदी अरब की पाक सरजमीन के ऊपर हो रहा है। सर, अब ऐसा है कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक बॉलीवुड की और यूरोपीय जलगार जो है वो वाज़िह तौर पर देखी जा सकती है। बहुत से लोग जो है वहाँ पर काम भी कर रहे हैं और मुस्लिम ममालिक जो हैं जिनका एक अकीदत का रिश्ता है सऊदी अरेबिया के साथ, ये सारे मामला उनके ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट पाई जा रही है, लेकिन वहाँ पे कोई जुर्रत नहीं कर रहा कि वो बात करें। यानी टर्की थोड़ी बहुत बात करता है, ईरान थोड़ी बहुत बात करता है, लेकिन वो भी खामोश हैं। पाकिस्तान वैसे ही कर्जे चुंके वहाँ से लेता है, हम वैसे ही उनके नीचे लगे हुए हैं और हम वहाँ पे बात ही नहीं करते। अब वहाँ पे फ्रांसीसी जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है
اچھا وہاں پہ جو سب سے قابل اعتراض بات پوری مسلم امہ کے لیے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا وہاں پہ اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اسرائیل کو آگے جا کے سعودی عرب پریکٹیکلی ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے, تسلیم کرنے جا رہا ہے, اور سعودی عرب وکیل بنا ہوا ہے ایک طرح سے اسرائیل کا پوری دنیا کے اندر. پاکستان کو بھی, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, پاکستان کو بھی اس پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے, اور پاکستان کے اوپر جو معاشی طور پہ یہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, پاکستان کو جو نیچے گرایا جا رہا ہے, پاکستان کو جو مجبور کیا جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے کہانی صرف یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے. اب سعودی عرب یہ سارا ایجنڈا لے کے آگے بڑھ رہا ہے, یعنی وہاں پہ لبرلزم بھی آ رہا ہے, وہاں پہ ویسٹ کی ساری روایات بھی آ رہی ہیں, فحاشی بھی آ رہی ہے, کسینو بھی کھل گئے ہیں, سینمے بھی کھل گئے ہیں, کنسرٹ بھی ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ اس طرح کے سارا ایک بالکل ہی انہوں نے اپنا جو کلچر تھا, جو بیس تھی, جو بنیاد تھی, اس کو ساری کو تبدیل کر دیا. اور وہاں پہ جو خالص مذہبی لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں, اور وہاں پہ جو سعودی جو لیڈرشپ ہے اس میں سے سارے لوگ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے, لیکن یوتھ ہے, ظاہر ایک گھٹن تھی, ایک پابندی تھی, اس سے نکلے ہیں, تو ابھی سب کو سب اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے, اور ساری یوتھ اور ساری نسل اور خواتین اور لڑکیاں اس میں پوری طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. لیکن آگے جا کے یہ کیا شکل اختیار کرے گا, مسلم امہ اس پہ کیا ری ایکشن دے گی. اب جو فرانسیسی پریزیڈنٹ ہے اس کے بارے میں پوری سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے پوسٹیں کہ یہ دیکھیں جی وہ سعودی کنگ کے ساتھ کھڑا ہے اور اربوں پہ وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے, اور آپ اتنے غیرت مند ہیں, آپ خاکوں پہ آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس کو روکیں. یعنی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا بائی کاٹ کریں, پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں, سعودی کنگ اس کو ساتھ لے کے پھر رہا ہے, ساتھ لے کے چل رہا ہے, ساتھ لے کے کھڑا ہے, اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ فرانسیسی صدر ہے اور یہ سعودی عرب میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس بات کریں یہاں پہ, روکیں اس کو. تو کون روک سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں بالکل چینج ہو گئی ہیں. اربوں خربوں روپے کی جو عمرے کا حج کی مد پہ وہاں ملتے تھے, سعودی عرب اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھ رہا, اس کو بھی کنٹین کر رہا ہے, یعنی اس کو کم کر رہا ہے. یعنی جس ملک سے لوگ 10,000 لوگ آ رہے تھے عمرے کے لیے, اس کو کہتے ہیں جی آپ 5,000 بھیجیں. جہاں سے حج کے لیے 1,00,000 بندہ آتا تھا اس کو کہتے ہیں جی 10,000 بھیجیں. تو اس پہ بھی حالانکہ اربوں خربوں روپے کا ایک طرح سے زر مبادلہ ان کو مل رہا تھا, اس کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. تو بیسیکلی لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کا وہاں پہ اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو گیا, بھارت کا بہت زیادہ ہو گیا, وہاں پہ جگہ جگہ مندر کھلنا شروع ہو گئے ہیں, یو اے کے اندر مندر کھل گئے ہیں, وہاں پہ جگہ جگہ آپ دیکھیں وہاں پہ اسرائیلی پھر رہے ہیں. اب اسرائیلیوں کا خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرتے ہوئے, چکر لگاتے ہوئے وہ تصویریں بھی عام ہو گئی ہیں. تو اس کے بعد تو بس اللہ ہی حافظ ہے, بس دعائی کی جا سکتی ہے. سر اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے اور جیسے پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے, اور اسرائیل جو ہے ہر طرف اس کی طاقت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کو بھی کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے, پاکستان کو معاشی طور پہ مجبور کیا جا رہا ہے. سعودی عرب نے کبھی اس طرح کی کنڈیشنز نہیں لگائی تھی, سعودی عرب بھی کنڈیشنز لگا رہا ہے, پابندیاں لگا رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہی کہانی ہے, اور وہ کہانی صرف یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو بھی کسی وقت مجبور کر سکتا ہے, چونکہ آپ کے اوپر قرضے اتنے لا دیے گئے ہیں, آپ کو مجبور اتنا کر دیا گیا کہ آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہ ہو. تو آپ کو بھی ایک وقت ہو سکتا ہے ایسا آئے کہ آپ بھی کہیں کہ جی ٹھیک ہے ملک بچانا ہے, معاشی بحران سے ملک کو نکالنا ہے, تو کوئی بات نہیں, اسرائیل کو ہم کسی حد تک ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو ابھی سوڈان سے ان کی بات چل رہی ہے, یو اے پہلے تسلیم کر چکا ہے, یو اے کے اندر جا کے دیکھیں اسرائیلی کتنے زیادہ آگے ہیں اور وہاں پہ وہ بزنس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل حالات پہ ایک ڈائلاگ سے, ایک گفتگو سے اگر یہ ہو تو اس پہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح اگر مجبور کر کے, بلیک میلنگ کر کے, اس طرح اگر مختلف ممالک کو کیا جائے گا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے سر, ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن کہ سعودی عربیہ نے سرکاری سطح پر مذہبی جماعتوں پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی اس مذہبی جماعت کے ساتھ جڑے گا بھی نہیں. ظاہر ہے وہاں کے قانون سخت ہیں, سزائیں سخت ہیں, تو اس پر عمل درآمد بھی کروایا جائے گا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی مذہبی جماعتیں انتشار پھیلاتی ہیں؟ دیکھیں جی, ایک طرح سے وہاں پہ پورا کلچر ہی چینج کر دیا گیا ہے. یعنی جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پہ کنگ نے
कसिनो खोल दिए हैं, सिनेमे खोल दिए हैं, कंसर्ट हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ एरियाज मुख्तस कर दिए गए जहाँ पे आप जाएं और अय्याशी करें, रहें, होटल्स, ये सारा कुछ वहाँ पे आम कर दिया गया। लड़कियों को इजाज़त है कि वो स्कर्ट पहने, वो गाड़ी ड्राइव करें। माजी के अंदर ये चीज़ों का तसव्वुर ही नहीं था वहाँ पे। एग्जैक्टली ये सारा कुछ कर दिया गया। तो एक तरह से मगरब का पूरा कल्चर वहाँ पे मिनोन नाफज कर दिया गया। अच्छा, वहाँ पे जहाँ पे ये फहाशी होगी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे ज़ाहिर फिर इस्लामी जमात के लोग उस तरह तबलीग करते हुए एक तरफ नज़र आएंगे तो वो अच्छे तो नहीं लगेंगे। तो लिहाजा उनके ऊपर भी पाबंदी और ऐसे तमाम मजहबी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी पाबंदी वहाँ पे लगा दी गई है। और वहाँ पे मैं हैरान हूँ कि उन्होंने वहाँ पे 2 बड़े मराकज़ जो हैं, वहाँ पे वैसे तो सहाबा इकराम की बहुत सारी कब्रें भी हैं, बहुत सारे मुतबर्रक मकामात हैं, खाना काबा है, मस्जिद नबवी है, उसको चलो उन्होंने बर्दाश्त किया हुआ है। तो वो चीज़ें तो ज़ाहिर है हमेशा से कायम रहने के लिए बनी हैं और वो कायम रहेंगी भी, लेकिन उसके अराउंड में ये सारा कुछ अगर होगा तो ज़ाहिर मुसलमानों को अच्छा नहीं लगेगा। इसका मैसेज एक बड़ा नेगेटिव गया है और ये कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है। एक हद तक कोई इस तरह की एक्टिविटी होती तो और बात थी। अब वहाँ गली मोहल्ले के अंदर, बाज़ारों के अंदर डांस हो रहे हैं और वहाँ पे शराबें चल रही हैं, जगह जगह पब खुल गए हैं, शराब खाने खुल गए हैं, और यानी उस पर कलमा लिखा हुआ है उस झंडे के ऊपर, उसको लड़कियां लहरा रही हैं और नीचे डांस कर रही हैं। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि एक तौहीन के ज़ुमरे में भी आता है। ठीक है, तो इसको सोचना चाहिए, लेकिन इस पे बात कौन करेगा? ना पाकिस्तान बात कर रहा है, ना टर्की बात कर रहा है, ना इस्लामी दुनिया के कोई और बात कर रहे हैं। अगर इस्लामी मरकज़ के अंदर ये सब कुछ हो सकता है तो फिर हर जगह हर तरह का काम हो सकता है। तो ये सऊदी अरब से इस चीज़ का जो आगाज़ हुआ है, तो ये बेसिकली पूरी दुनिया को, इस्लामी दुनिया को एक मैसेज है कि ये आपका मरकज़ था, इसको आप फॉलो करते थे, इसको आप आइडियलाइज करते थे, यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, आपने जो करना है कर रहे हैं। ठीक है सर, मजहबी जमातों को चूँकि दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं क्या ऐसा ही है, इसमें हकीकत है, वाकई मजहबी जमातें जो है वो दहशतगर्दी फैला रही हैं? देखें, सारी मजहबी जमातें दहशतगर्द नहीं हैं। उसमें ये जो जमात है तबलीगी जमात, ये तो पुरअमन है, ये तो तबलीग बेचारे करते रहते हैं, सियासी बात भी नहीं करते, जहाद की बात भी नहीं करते इवन, और सुसाइड अटैक्स की भी ये मजम्मत करते हैं। तो ये पुरअमन लोग हैं, लेकिन इनके बारे में चूँकि तासर आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर इतना अच्छा नहीं है। इस्लाम की जो भी बात करेगा वो पूरी दुनिया के अंदर उसको डिस्करेज किया जाएगा, उसको पसंद नहीं किया जाएगा, तो इसलिए इनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे वो सऊदी जो किंग है और नौजवान है, वो सारा कल्चर ही बुनियादी तौर पे तब्दील करना चाह रहे हैं। वो सऊदी अरब पूरे को इंटायरली चेंज उन्होंने कर दिया है और मज़ीद चेंज करना चाह रहे हैं। वो मज़हब की जिस तरह छाप वहाँ पे थी, उस सारी को वो ख़त्म कर रहे हैं। उसके लिए इस तरह की तबलीगी जमात हो या कोई इस्लामी जमात हो, वो सारी चीज़ें उनकी बिल्कुल ही तब्दील करना चाह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।